तो नमस्कार विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं ना? चलिए, लॉकडाउन में कम से कम अपने घर में सुरक्षित रहिए। तो मैं गुड्डू सर आप सबों को GIIS ग्रेट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि इस लॉकडाउन में सब लोगों को अवगत हैं कि कोरोना महामारी पूरे विश्व भर में अपना कोहराम मचा चुका है और हम सभी लोगों को एक दायित्व बनता है कि इस महामारी से कैसे निपटा सकें। तो हमारे भारत सरकार ने जिस प्रकार से निर्णय लिया है कि लॉकडाउन किया है, पिछले 24 मार्च से लगभग हमारे देश पूरा लॉकडाउन में स्थिति से गुजर रहा है, जहां आर्थिक स्थिति पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। फिर भी हम सभी लोग आज घर बैठ के सुरक्षित हैं। तो सुरक्षित रहने का एक ही कारण है, इस लॉकडाउन का देन है। आज अगर लॉकडाउन हमारे देश में नहीं हुआ रहता तो शायद हमारे देश में आज लाखों लोग प्रत्येक दिन मौत के घाट उतरते। लेकिन भारत सरकार की ये बहुत बड़ी कृपा है कि तुरंत कतिपय कारणों से तुरंत अचानक निर्णय लिया भारत सरकार ने, और अचानक निर्णय लेने के बाद तुरंत जो है लॉकडाउन की स्थिति से गुजारा भारत को, जो आज अच्छा परिणाम देखने को मिल रहा है। फिर भी हम लोग कुछ नियमों का, लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने के कारण से हमारे देश में आज ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस तरह से बीमारियां फैल रही हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आज लॉकडाउन में रहते हुए हम लोग तरह तरह के जो ऑनलाइन क्लास GIIS ग्रेट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस परिवार की ओर से घर में रह कर के आप लोगों को पढ़ाई करनी है, तो वो हम लोग मुहैया करवा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग घर में रह कर के अच्छी ढंग से स्टडी कर सकें, वर्ग 9 से द्वादश तक। तो आज हम लोग समकालीन भारत पाठ्यपुस्तक वर्ग 10 के भूगोल विषय के पाठ 1 का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सबों से निवेदन रहेगा कि आप लोग इस अध्याय को बेहतर ढंग से समझें। जहाँ कहीं त्रुटि लगे वहाँ आप उसको कमेंट्स बॉक्स में जवाब ज़रूर दें, प्रश्न को लिखें, फिर हम लोग प्रयास करेंगे कि आपको फिर से बताया जा सके। तो चलिए, कुछ देर करते हुए बिना कोई देरी नहीं, और हम लोग इस संसाधन एवं विकास जो पार्ट है उसको स्टार्टिंग करते हैं। लेकिन हम लोग इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है उसको हम लोग सारांश के तौर पर देखते हैं। इस चैप्टर का सबसे पहले मैं आप सबों को परिचय दूंगा। दूसरा, संसाधन क्या होते हैं उसके बारे में बताएंगे। तीसरा, संसाधन के टाइप्स बताएंगे, टाइप्स ऑफ रिसोर्स। उसके बाद संसाधनों का विकास, सतत पोषणीय विकास, एजेंडा 21, संसाधन नियोजन और उसका संरक्षण, भूमि संसाधन और भूमि संसाधन का उपयोग, भारत में भूमि संसाधनों का उपयोग के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये समस्या बनी हुई है कि भूमि निम्नीकृत हो रहा है, तो उस भूमि निम्नीकरण का क्या क्या कारण है और साथ ही साथ उसका हम संरक्षण कैसे दे सकते हैं, कर सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। मृदा के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, मृदा क्या होते हैं, मृदा किसे कहते हैं, मृदा के प्रकार क्या क्या हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और अंत में मृदा का जो ऊपरी परत है धीरे धीरे अपक्षय हो रहा है, विनाश हो रहा है, अपर्दन हो रहा है, नष्ट हो रहा है, तो कौन कौन कारणों से ये सभी प्रक्रियाएं हो रही है, अपर्दन का क्या क्या रीजन है, और हम संरक्षण कैसे उस मृदा अपर्दन को कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सारांश था जो हम लोग को इस अध्याय में पढ़ाई करनी है। तो हम आप सबों के बीच गुड्डू सर उपस्थित हूँ। मैं क्लास को पुनः ओपन करना जा रहा हूँ। जो संसाधन एवं विकास है उस चैप्टर को मैं बेहतर ढंग से बताने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे परिचय के सत्र पर कि संसाधन एवं विकास है क्या चीज़, संसाधन क्या है। तो प्यारे बच्चों, आप सबों से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्रत्येक दिन अपने दैनिक जीवन में, कोई ऐसा दिन नहीं होगा, हो सके कि रोज़ करते होंगे उस पदार्थ का उपयोग या वस्तु का उपयोग, या कभी सप्ते में, महीने में, सालों में भी कभी काल करते होंगे। तो आप एक सूची तैयार करें कि आप जितने भी तरह के वस्तुओं का उपयोग करते हैं उसका एक सूची बनाइए, चाहे वो खाने वाला पदार्थ हो, नहाने धोने का पदार्थ हो, सोने का पदार्थ हो, पहनने का पदार्थ हो, या कहीं से एक जगह से दूसरे जगह आने जाने की वस्तुओं का प्रयोग जो कर रहे हैं। तो जितने तरह के संसाधनों का, जितने तरह के वस्तुओं का आप प्रयोग कर रहे हैं उसकी सूची तैयार करें। आपको एक आभास होगा,
आपको एक पता चलेगा कि बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिसका हम प्रत्येक दिन यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। वो बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जिसको हम डायरेक्टली पृथ्वी से प्राप्त करते हैं, और बहुत सारी ऐसी भी वस्तुएं मिलेगा आपको जो इनडायरेक्ट रूप से हम लोग प्राप्त करते हैं। अर्थात जो हम लोग डायरेक्टली धरती से प्राप्त नहीं करते हैं वो पता चलता है कहीं मॉल से, दुकान से, बाजार से या अन्य जगहों से हम लोग उसको लाते हैं और अपने लिए प्रयोग में करते हैं। तो इस प्रकार से आप उसकी एक सूची तैयार करें। आपको सूची तैयार करने से क्या पता चलेगा कि जितने भी तरह के वस्तुएं हैं वो सारे के सारे वस्तुएं जिसका हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, आपको पता चलेगा कि वो सारी वस्तुएं हम लोगों के लिए क्या है, तो उपयोगी हैं। अर्थात वे सारे वस्तुएं जो हम लोग के लिए उपयोगी है हमारे लिए क्या कहलाएगा, संसाधन कहलाएगा। उसका किसी न किसी रूप में मूल्य होगा, आर्थिक रूप से मूल्यवान होगा, सांस्कृतिक रूप से मान्य होगा, वो निश्चित है संसाधन है। तो इस प्रकार से मैं आप सबों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग इस सूची को तैयार करेंगे। साथ ही साथ मैं एक प्रश्न आप सबों को देना चाहता हूं कि आप लोग जितने भी तरह के पदार्थ धरती पर हैं जिसका मनुष्य उपयोग कर रहा है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है जिस वस्तु से, उनको सूची बनाएं। लेकिन कुछ ऐसे वस्तुओं को भी कोशिश करें आप सूची बनाने का जो शायद मानव आज तक उपयोग नहीं किया है, अभी तक मनुष्य इसका उपयोग नहीं कर पाया है। अगर वैसा वस्तु आप लोग को मिल जाता है तो समझिए कि बहुत बड़ा एक खोज होगा आपके लिए, हम सबों के लिए एक बहुत बड़ा एक अभियान चलेगा कि जिस वस्तु धरती पर है लेकिन हम लोग इसका आज तक कोई उपयोग नहीं कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो वस्तु का उपयोग नहीं हो रहा है वो मनुष्य के लिए या हम लोगों के लिए, पृथ्वी के लिए संसाधन नहीं है। जितने भी तरह वस्तु हैं जब तक मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं है, संसाधन नहीं कहला सकता है। अर्थात उपयोगी वस्तु ही संसाधन कहलाता है। तो हम लोग एक छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, बालू से लेकर के बड़े बड़े खनिज पदार्थों तक क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। पेट्रोलियम हो गया, नमक हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, लोहे हो गए, सोने चांदी हो गए, तो वो सभी का हम लोग उपयोग करते हैं। इसका मतलब वो सभी हमारे लिए संसाधन है। तो कोशिश करना है हमको कि कोई ऐसे वस्तु ढूंढना है जिसका मनुष्य उपयोग नहीं करता और धरती पर है, तो उसका उपयोग फिर ढूंढा जाएगा, वो हमारे लिए संसाधन बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से संसाधनों की विशेषताओं को जानने का निश्चित रूप से किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी देश के लिए ये टॉपिक्स दो अलग अलग पाठ के हैं। संसाधन एक अलग चैप्टर है, विकास एक अलग चैप्टर है, लेकिन दोनों को सम्मिलित कर दिया गया। इसका रीजन सिर्फ एक है, क्योंकि संसाधन के साथ ही विकास जुड़ा हुआ है। किसी भी क्षेत्र, किसी भी राज्य या किसी भी देश में जब संसाधन नहीं होता है तो उस देश की, उस क्षेत्र की, उस राज्य की विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। अर्थात वह देश, वह राज्य, वह क्षेत्र विकास तभी कर सकता है जब उस देश में संसाधन हो। तो संसाधन के अभाव में कोई भी राष्ट्र का विकास की कल्पना नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से संसाधन एवं विकास दोनों साथ साथ इसीलिए रखा गया है ताकि संसाधन के साथ हमें डेवलप भी करना है। किन किन कामों में हम उस संसाधन का प्रयोग करेंगे, कैसे करेंगे, क्या तकनीक होगा, उस आधार पर हम राष्ट्र का भी विकास कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये था चैप्टर का सारांश जो मैंने आपको बताया, संसाधन एवं विकास। अब हम लोग देखते हैं इसका परिचय के बाद संसाधन क्या है। तो कह रहा है पृथ्वी पर या हमारे चारों ओर पर्यावरण पर, ठीक है, हमारे पर्यावरण में या पृथ्वी पर या अपने आस पड़ोस में, आस पास में जितने भी तरह के वस्तुएं उपलब्ध है और जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करता हो, जो मानव के लिए उपयोगी हो, अर्थात जो मानव के लिए उपयोगी होगा वही पदार्थ मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। और जो पदार्थ मानव के लिए उपयोगी होगा
वो निश्चित रूप से आर्थिक रूप से वो वस्तु मूल्यवान होगा, उसका कुछ न कुछ मूल्य होगा। और निश्चिंत है, जो उपयोगी होता है, मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, जो मूल्यवान होता है, वो निश्चित रूप से सांस्कृतिक रूप से महत्व भी होता है, उसका मान्य भी होता है। अर्थात वही वस्तु क्या कहलाएगा, वही पदार्थ क्या कहलाएगा, हमारे लिए संसाधन कहलाएगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण के तौर पर हम लोग देखना चाहते हैं कि इस ब्लैक बोर्ड में जो है लिखने के लिए मैंने यूज किया है इस मार्कर का, व्हाइट बोर्ड में यूज किया है लिखने के लिए मार्कर का। इस व्हाइट बोर्ड में जो यूज किए हैं मार्कर को लिखने के लिए, वो मार्कर जो हमारा है एक प्रकार से हमारे लिए संसाधन है। कैसे है? क्योंकि ये हमारे लिए ज़रूरत की आवश्यकता को पूरा कर रहा है, अर्थात हमारी जो ज़रूरत है उसको पूरा कर रहा है। ये मार्कर हमारे लिए किस काम के लिए उपयोगी है? तो लिखने के लिए उपयोगी है। जब ये लिखने के लिए उपयोगी है तो निश्चित रूप से इसका कुछ न कुछ आर्थिक दाम होगा, मूल्य होगा। अर्थात 10 रुपये भी हो सकता है, 20 रुपये भी हो सकता है, 50 रुपये भी हो सकता है। अर्थात आर्थिक रूप से पदार्थ क्या है? ये मार्कर हमारे लिए मूल्यवान है और वो सांस्कृतिक रूप से महत्व भी है। महत्व किस टाइप में समझते हैं बच्चे? अगर देखते होंगे कि अगर दुनिया का कोई वस्तु महत्व नहीं रखता तो हम उसको क्या करते? दरकिनार कर देते हैं। जैसे कभी काल देखते होंगे एक छोटा बच्चा को कि एक रिफिल ख़त्म हो चुका है, स्याही रिफिल में ख़त्म हो चुका है, और एक पेन गिरा हुआ अगर रास्ते में मिलता है, फेंका हुआ रास्ते में मिलता है, जो चलता नहीं है, लिखवाता नहीं है, उससे वो फेंका हुआ है तो कोई भी देखता है, चाहे वो बड़े बुजुर्ग भी क्यों ना हो, वो देखने के बाद क्या कर देता है? उसको तुरंत उठा लेता है। क्यों उठाया? इसका मतलब उसका कुछ न कुछ तो महत्व है। वो सांस्कृतिक रूप से मान्य भी है, मान्यता उसको है कि वो समझ रहा है कि हम इस कलम को ले जाएंगे घर में तो बच्चे इससे लिखेंगे। इसका मतलब उसकी मान्यता है। हर पदार्थ की मान्यता है जो मनुष्य के लिए आवश्यकताओं को पूरा करे, अर्थात सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। पर्यावरण में उपलब्ध वैसे वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करता हो, उपयोगी हो, आर्थिक रूप से मूल्यवान हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, वे सभी वस्तुएं संसाधन कहलाता है। और ये संसाधन जो उदाहरण के तौर में दिया गया है, जल है, वायु है, भूमि है, मृदा है, खनिज है, वन है, वन्य प्राणी हैं, अन्य तरह की वस्तुएं हैं, उस सभी वस्तुएं हमारे लिए क्या है? आर्थिक रूप से मूल्यवान है, मान्य है सांस्कृतिक रूप से, और हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। इसका मतलब ये सभी तरह के संसाधन हैं। अब ध्यान रहे विद्यार्थीगण कि जितने भी तरह के संसाधन हैं वो सभी संसाधन विशेष रूप से क्या होता है कि सांस्कृतिक रूप से मान्य, आर्थिक रूप से मूल्यवान होने के साथ साथ में पृथ्वी पर तो व्याप्त है, लेकिन कुछ ऐसे वस्तुएं जिसने आपने सूची बनाया, उस सूची में देखेंगे कि कुछ ऐसे वस्तुएं आपको मिलेगा जो डायरेक्ट रूप से हम लोग धरती से प्राप्त करते हैं, पृथ्वी से प्राप्त करते हैं, और कुछ ऐसे वस्तुएं भी मिलेगा जो हम लोग पृथ्वी से डायरेक्ट प्राप्त नहीं करते हैं, इनडायरेक्ट रूप से मिलता है। अर्थात हम मॉल से, बाज़ारों से, दुकानों से, अन्य जगहों से लाते हैं और इसके अपने लिए उपयोग में करते हैं। फिर भी जो वस्तु हम बाज़ारों से खरीद करके लाते हैं और अपने लिए उपयोग करते हैं, इसका मतलब है कि वो भी वस्तु अंत में किसी न किसी रूप में प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है। जैसे हम लोग देखते हैं कि अभी घर में यूज करते हैं, बैठने के लिए हम लोग टेबल कुर्सी का यूज करते हैं। कुर्सियाँ जो बनाते हैं फर्नीचर से बना रहता है, वो लकड़ी का है। जंगल में पौधे जब वो जीवित है तब तक वो वनस्पति जात के रूप में है, लेकिन जैसे ही वो निर्जीव पदार्थ में काट दिया जाता है, फर्नीचर के रूप में बदला जाता है, तो उसको हम फर्नीचर के जो कुर्सी हैं, टेबल हैं, बेंच हैं, डेस्क हैं, उसको हम मानव निर्मित मान लेते हैं। लेकिन वो तो जुड़ा हुआ था कहाँ से? प्राकृतिक से। पंखे जो यूज करते हैं हम लोग चलाने के लिए, वो पंखा भी एक प्रकार से लोहे का बना हुआ है। गाड़ियाँ जो एक स्थान से दूसरे स्थान आने जाने के लिए प्रयोग करते हैं, वो भी लोहे का बना हुआ है। तो वो जो संसाधन था वो आज मानव निर्मित है। गाड़ी, पंखे, टीवी, फ्रिज, फर्नीचर्स, ये सभी हमारे क्या हैं? मानव निर्मित हैं। लेकिन वो
खनिज के रूप में धरती से उसको प्राप्त किया गया है। अर्थात खनिज हमारा क्या है? प्राकृतिक संसाधन। किसी न किसी रूप में वो सभी संसाधन प्राकृतिक से जुड़े होते हैं। इस प्रकार से ये सारे वस्तुएं जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं, पहनने के लिए कपड़े हो या अन्य तरह का हो सामान, जिसका प्रयोग जो भी प्रयोग करते हैं सभी संसाधन है। तो विद्यार्थीगण ध्यान रखें कि इस पर आप अमल जरूर करेंगे, इसको आप जरूर नोट करेंगे। अब हम लोग आगे टॉपिक्स पर चलते हैं, वो होता है संसाधन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिसोर्स। संसाधन के प्रकार क्या क्या टाइप्स हैं उसके, कौन कौन से प्रकार हैं संसाधन के, उसके बारे में अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उत्पत्ति, ओरिजिन जिसको कहा जाता है। पृथ्वी जब निर्मित हुआ 4.6 अरब साल पहले, जब पृथ्वी का विकास हुआ, पृथ्वी जब यहाँ निर्माण हुआ, ग्रहों का विकास हुआ, तो जितने भी तरह के यहाँ पे वस्तुएं थे उसको उत्पत्ति के आधार पर पृथ्वी को, उस खनिजों को, संसाधनों को, सॉरी खनिज नहीं, संसाधनों को दो वर्गों में रखा गया। एक रखा गया जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन, क्योंकि अन्य तरह के बाद में धीरे धीरे रिसर्च करते गया। लेकिन ये जैव और अजैव क्या है? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का बंटवारा है। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को मुख्यतः दो वर्गों में रखा गया है, एक जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन क्या होते हैं, जैव संसाधन किसको कहते हैं, उसको अभी हम लोग देखेंगे और अजय को भी देखेंगे। विद्यार्थीगण ध्यान देंगे, फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम्स के लिए ये दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें डिफरेंट करने आता है, जैव और अजैव संसाधन में अंतर स्पष्ट करने आता है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन रहता है, 3 नंबर का आप आजली ढंग से कर सकते हैं। तो 3 पॉइंट्स डील करना है दोनों का, तो इस पर जरूर ध्यान देंगे। जैव संसाधन क्या है? जैव संसाधन अर्थात हमारे पृथ्वी पर कुछ ऐसे संसाधन हैं जो जीव जंतु से जुड़े हुए हैं, अर्थात जीवित प्राणियों से जुड़े हुए जो संसाधन है, जिसका उपयोग हम सभी लोग संसाधन के रूप में कर रहे हैं, वो जैव संसाधन कहलाता है। जितने भी तरह के मिलेंगे आपको, जैसे देखिएगा उदाहरण स्वरूप में मानव, मनुष्य और कोई धरती पर जीव क्यों नहीं था? मनुष्य एक ऐसा जीव है जो अपने आप को एक संसाधन के रूप में प्रयोग करता है, क्योंकि पृथ्वी पर कोई ऐसा संसाधन नहीं था जिसका मनुष्य उपयोग नहीं कर पाया। अर्थात जितने भी तरह के संसाधन थे पृथ्वी पर, सबका मानव ने धीरे धीरे क्या करता गया? उपयोग करता गया, और खुद अपने आप में उपयोग भी किया। इसी कारण से हमारा मानव एक प्रकार से खुद संसाधन है। आज मान के चलिए लिखने के लिए इस मार्कर का, बैठने के लिए कुर्सी का, पहनने के लिए कपड़े का, गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोलियम पदार्थ वगैरह का, मनुष्य खुद अपने आप को उपयोग किया उसको यूज करने के लिए। कपड़े पहनने के लिए खुद अपने आप को यूज किया, पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन करने के लिए, खनिजों का उत्पादन करने के लिए मानव ने खुद अपने आप को यूज किया। तो जो अपने आप को यूज किया, तो खुद एक प्रकार से यूज हो रहे हैं हम खुद अपने आप को, इसका मतलब हम खुद क्या है? एक प्रकार से संसाधन है। तो मानव अपने आप में खुद एक संसाधन है। तो इस प्रकार से मनुष्य का ऐसा एक जीवित प्राणी है, अर्थात सजीव प्राणी है। तो सजीव प्राणियों का भी उपयोग हो रहा है संसाधन के रूप में, इसलिए इसको जैव संसाधन के रूप में गिना जाता है। जैसे वनस्पति जात हो गए, जितने भी पेड़ पौधे हैं, हम लोग आज खाने के लिए एक प्रकार से घास फूस का प्रयोग करते हैं, साग सब्जियों का प्रयोग करते हैं, धान उत्पादन करते हैं। तो धान भी तो मेरे लिए क्या है? एक पौधा है, वनस्पति जात है। हरे साग सब्जी का प्रयोग करते हैं, वो भी तो पौधा है। उसको जीवित रूप से लाते हैं, प्रयोग करते हैं, जीवित रूप में फल देता है, उसको भी उपयोग करते हैं हम लोग खाने के लिए। तो जो भी तरह के संसाधन हैं जीवित रूप से सजीव प्राणी के रूप में, और हमको वो प्रयोग दे रहा है, कुछ न कुछ वस्तु हम लोग के उपयोग के लिए मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, इसका मतलब वो सभी क्या कहलाएंगे? जैव संसाधन कहलाएंगे, जो हमारी ज़रूरत को पूरा कर रहा है, चाहे वो प्राणी जात क्यों ना हो। तो इस प्रकार से जैव संसाधन कहलाते हैं। नेक्स्ट है अजैव संसाधन, अर्थात निर्जीव पदार्थ। निर्जीव संसाधन के रूप में हम लोग कोशिश करेंगे कि निर्जीव संसाधन कौन होते हैं?
जो मरे हुए पदार्थ होते हैं, जिसमें जान नहीं होती है, वही अजैव संसाधन कहलाते हैं। तो वो बोलिएगा कि ये किस प्रकार से हमारे लिए संसाधन है, कैसे उपयोगी है? जी हाँ, उपयोगी है। हम निर्जीव वस्तुओं का भी उपयोग कर रहे हैं अपने संसाधन के रूप में। हमारी ज़रूरत को पूरा कर रहा है। बालू हम लोग लाते हैं घर बनाने के लिए, पत्थर लाते हैं पुल बांधने के लिए, कुआं बांधने के लिए। ये पत्थर क्या है? निर्जीव वस्तु है, हमारी ज़रूरत को पूरा कर रहा है। इसका मतलब वो हमारे चट्टानें जो है अजैव संसाधन है, धातुएं जो है अजैव संसाधन है, जो मनुष्य को अलंकृत करता है, उसकी शोभा को बढ़ाता है, तरह तरह की चीज़ों को पूर्ति करता है। आज गाड़ी हम लोग निर्मित किए हैं तो वो तो हमारा खनिज है, धातुएं हैं, जिसको धरती के अंदर से प्राप्त किए हैं, तो वो तो निर्जीव वस्तु है, फिर भी हमारी आवश्यकता को पूरा कर रहा है। इसका मतलब क्या है? वो अजैव संसाधन कहलाएगा। निर्जीव वस्तुएं भी जो आवश्यकताओं को पूरा करता है वो अजैव संसाधन कहलाता है। जैसे में चट्टानें और धातुएं, अन्य तरह की और सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये तो था उत्पत्ति के आधार पर, ओरिजिन के आधार पर। नेक्स्ट है समाप्यता, लिमिटेशन। अर्थात समाप्यता मतलब होता है समाप्त होना। कुछ ही न किसी वस्तुओं का एक निश्चित लिमिट टाइम होता है। हम जितनी भी तरह के वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं, हर एक वस्तुओं का एक समय निर्धारित रहता है कि ये वस्तु इतने ही दिन तक चलेगा। हम लोग कभी कल सुने बच्चे कि ये जो लाइट खरीद रहे हैं LED लाइट, 1 साल का गारंटी है, 1 साल के बाद वो खराब हो जाएगा तो उसकी गारंटी नहीं है। यानी ये लिमिटेशन है। हम लोग हर तरह के अपने जीवन का आज तो हम लोग को लिमिटेशनें नहीं है, मतलब लिमिटेशन बंधा हुआ है कि इतने दिन तक ही हम लोग रहेंगे। आज मनुष्य की औसत आयु क्यों 60 वर्ष निर्धारित किया गया है? यही कारणों से कि उसके अधिकतम भी जी सकता है 100 सालों तक, उससे पहले भी मर सकता है। ये मार्कर है, इस मार्कर में इंक डाले हुए हैं, एक डब्बे का इंक डाल रहे हैं, पता चल रहा है कोई एक डब्बा जो है सो क्या करेगा, 10 दिन तक चलेगा। एक डब्बा के बाद 10 दिन के बाद वो डब्बा खत्म हो जाएगा। इसका मतलब उसका लिमिटेशन था कि 10 ही दिन तक चलेगा। हम रोजाना 1 क्विंटल चावल रखे हुए बोरा में भर करके और रोज खाने में यूज कर रहे हैं उसको। अगर 1 kg रोज यूज कर रहे हैं, 1 क्विंटल मीन्स 100 kg, रोज 1 kg यूज कर रहे हैं मीन्स क्या हो रहा है? 1 kg हरास हो रहा है, खपत हो रहा है। पता चलेगा कि 100 दिन तक ही चलेगा वो 1 क्विंटल था, तो 100 दिन के बाद वो 101 दिन नहीं भी रहेगा। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम चावल निकालते जा रहे हैं फिर उधर से भराते जा रहा है, सो इसमें स्याही लिखते जा रहे हैं और अपने आप भराते जा रहा है। सो गाड़ी में पेट्रोल डाल रहे हैं और चलाने के बाद अपने आप उसमें डला रहा है पेट्रोल। सो लिमिटेशन है। इसलिए तो कहते हैं कि 1 लीटर पेट्रोल डालिएगा तो 50 किलोमीटर चलिएगा। कोई गाड़ी का माइलेज अच्छा रहता है तो ज़्यादा दूर तक चलता है, मतलब उसका टाइम बाउंडेड रहता है, लिमिटेशन रहता है, तो उसको समाप्यता कहते हैं। मतलब कभी ना कभी वो समाप्त हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी वस्तुएं हैं जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं, आज से नहीं बहुत पहले से कर रहे हैं, फिर भी आज उसके कभी समाप्त नहीं कर पाए हैं, खत्म नहीं कर पाए हैं। वो अनलिमिटेशन वस्तु कहलाता है, अनलिमिटेशन संसार रिसोर्स कहलाता है। तो इस प्रकार से समाप्यता के आधार पर 2 तरह के संसाधन हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय का अर्थ होता है कि नवीकरण मतलब पुनः निर्मित होना। ऐसे वस्तुएं जिसको दोबारा बार बार कितनों ही उपयोग करते जाएंगे, कितनों ही उपयोग करते जाएंगे, लेकिन उस वस्तु का उपयोगिता कभी समाप्त नहीं होता है, उसे क्या कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन। आप बहुत ज़्यादा उपयोग कीजिए फिर भी नहीं इसकी उपयोगिता को ख़त्म कर पाएँ, वो आपका नवीकरण योग्य संसाधन कहलाता है। जैसे सूर्य, जब से पृथ्वी की उत्पत्ति नहीं हुई थी तब से पहले से सूर्य है। सूर्य पृथ्वी उत्पन्न होने के साथ ही अपना प्रकाश पृथ्वी को और सभी ग्रहों को देता आ रहा है, आज भी दे रहा है और आने वाले दिनों में भी देगा। ऐसा थोड़ी नहीं सूर्य कहता है कि आज हम प्रकाश दिए हैं, सूर्य का लाइट दिए हुए हैं, कल तुमको नहीं देंगे। सो वो तो रोजाना दे रहा है, अनलिमिटेशन है। कितनों ही उपयोग कर रहे हैं फिर भी उसका ऊर्जा को हम कभी खपत नहीं कर पा रहे हैं, ह्रास नहीं कर पा रहे हैं, समाप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको कहा जाता है नवीकरणीय संसाधन, जिसको पुनः पूर्ति किया जा सके। नवीकरण योग्य संसाधन जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल हो गया, वन हो गया, वन्य जीव आदि हो गए, ये सभी हमारे क्या कहलाएंगे? नवीकरण संसाधन कहलाएंगे। ठीक है। अब है अनवीकरणीय संसाधन, अर्थात
वैसे संसाधन जिसका हम लोग उपयोग करेंगे 1 से 2 बार में उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाएगी। अधिकतम तो एक ही बार होता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे उसको रिसोर्स को पुनः रिप्रोडक्ट करने के बाद तो आप 2-3 बार कर सकते हैं। तो वो हमारा क्या कहलाएगा? आणविकरण संसाधन, जिसको 1 बार 2 बार उपयोग करने के बाद उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, वो आणविकरण जो कि संसाधन कहलाएगा। जैसे जीवाश्म ईंधन आपको दिखाई दे रहा है, ये जीवाश्म ईंधन मीन्स लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। अब ये लकड़ी को आप यूज कर रहे हैं जलाने के लिए, वो जल करके राख बनता जा रहा है। ऐसा थोड़ी ना जलने के बाद फिर से वो राख लकड़ी तैयार हो रहा है, सो पुनः पूर्ति तो नहीं कर रहा है। तो वो जीवाश्म ईंधन सभी क्या कहलाएंगे? पेट्रोल है, गाड़ी में भरा है, समाप्त हो रहा है, वो सभी क्या कहलाएंगे? आणविकरण संसाधन। खनिज तेल हो गया, खनिज हो गया, आज उपयोग कीजिए कल खत्म हो जाएगा, आणविकरण जो संसाधन कहलाता है। तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टिकोण से जैव अजैव में अंतर, नवीकरण आणविकरण में अंतर स्पष्ट करने के लिए आता है, इसलिए विद्यार्थीगण इस पर जरूर फोकस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग का है स्वामित्व के आधार पर संसाधन। स्वामित्व मतलब स्वामी। अरे आजकल रामायण बहुत चल रहा है इस लॉकडाउन में, तो बच्चे लोग जरूर देखते होंगे रामायण। उसमें देखते हैं हे नाथ, हे स्वामी। तो स्वामी का मतलब होता है मालिक। कुछ ऐसे संसाधन है जिसका मालिक एक व्यक्ति होता है, और कुछ ऐसे संसाधन है जिसका मालिक बहुत सारे लोग होते हैं। कुछ ऐसे संसाधन है जिसका मालिक राज्य सरकार से देश सरकार की होती है, और कुछ ऐसे संसाधन है जिसका मालिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के संगठनों द्वारा संचालित होती है। तो वैसे वैसे संसाधनों में हम लोग देखेंगे कि मालिकाना हक के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 टाइप्स हैं: व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। व्यक्तिगत संसाधन क्या होते हैं? कि वैसे संसाधन जिसका उपयोग किसी खास व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, अर्थात उस संसाधन पर किसी एक व्यक्ति का ही अधिकार होता है, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है। निजी संसाधन इसी को नाम दिया गया है। जैसे खेत हो गया, रैती खेत का, रैती भूमि का नाम सुने होंगे। वो रैती भूमि किसी पर्सनल का होता है, वो चाहेगा तो खेती कर सकता है, नहीं चाहेगा तो नहीं कर सकता है, वो अपना मन मुताबिक है, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं। गाड़ी हो गया किसी पर्सनल का, ठीक है। घर हो गया किसी अपना का, चाहे वो घास फूस का बना हुआ एक छोटा सा कुटिया क्यों ना हो, चाहे 10 मंजिला से बना हुआ काहे न महल क्यों ना हो, तो सबका अपना अपना होता है। तो उसको हम, इसका किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, इसलिए ऐसे संसाधन को व्यक्तिगत संसाधन या निजी संसाधन कहते हैं। जबकि सामुदायिक संसाधन किसको कहा जाता है? कि वैसा संसाधन जिस पर एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा समूह का अधिकार होता है, सभी लोगों का उस पर अधिकार होता है, पूरे गांव समाज का अधिकार होगा। उसका उपयोग एक व्यक्ति नहीं कर सकता, सब लोग कर सकते हैं। ऐसे संसाधन सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे खेल का मैदान आपको दिखाई देगा, उसमें कोई एक व्यक्ति थोड़ी ना खेलता है कि खाली हम ही अकेले खेलेंगे। सब लोग, पूरा गांव के आदमी खेलता है, लड़के लोग खेलते हैं, बच्चे लोग खेलते हैं, ठीक है। पार्क हो गया, सब लोग घूमते हैं। स्कूल है, सब लोग पढ़ते हैं। हाँ, स्कूल किसी प्राइवेट भी होता है, सरकारी भी होता है। निजीकरण स्कूल में भी फिर भी सबको पढ़ने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि हम स्कूल बहुत बड़ा बना लिए हैं, एक डीएवी संचालित कर रहे हैं, डीपीएस संचालित कर रहे हैं, तो खाली हमारे बच्चा पढ़ेगा। दूसरे के बच्चा भी तो पढ़ रहा है वहाँ, वो सामुदायिक संसाधन के रूप में है, उसका उपयोग हो रहा है। शमशान भूमि हो गया, चारागाह भूमि हो गया, ये सभी हमारे सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। इस प्रकार से बच्चे, विद्यार्थीगण